हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जेके बैस स्टडीज की पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 ग्लोबलाइजेशन, जो कि अपने आप में एक ना तो बहुत सरल चैप्टर है और ना ही बहुत ज़्यादा कठिन है। ये तो इसको समझना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैश्वीकरण की अवधारणा। सबसे पहले वैश्वीकरण क्या है इसको समझते हैं। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के देश आपस में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से तेजी से जुड़े हैं। यह सीमाओं को पूरी तरह खत्म नहीं करता, लेकिन उन्हें पहले से कहीं कम प्रभावी बना देता है। कहने का मतलब ये है कि जो आज की जो दुनिया है वो पहले की तरह अलग थलग नहीं है। देशों के बीच आज सामान का, पैसों का, तकनीकी का, विचार का, यहाँ तक कि संस्कृति भी एक दूसरे तक पहुंच रही है। इन चीजों का आदान प्रदान जो है वो खुलकर हो रहा है। इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण यानी कि विश्व, जैसे निजीकरण, निजी कर देना चीजों को। औद्योगिकरण यानी कि उद्योग का जो है विकास कर देना, और बहुत सारी चीजों जो है मतलब हाथ से बनी हुई चीजों को उद्योगों से करवाना, औद्योगिकरण। वही सेम उसी तरीके से है वैश्वीकरण, यानी कि विश्व का ग्रहण कर दिया, वैश्वीकरण कर दिया, चीजों का, सामान का, वस्तुओं का, विचारों का आदान प्रदान करना वैश्विक स्तर पर। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो सीमाएं हैं, यानी देश की जो सीमाएं हैं, ये पूरी तरह खत्म नहीं होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बाउंड्रीज भी नहीं रह गई हैं देशों के बीच। सीमा का मतलब जो बॉर्डर पे जो सेना तैनात है वो तो है ही, लेकिन बहुत देशों के साथ कुछ चीजों का आदान प्रदान करना, वस्तुएं खरीदना, कंपनियां एक दूसरे के देशों में जाके काम जो करती हैं वो सब करना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इस चैप्टर को बहुत डिटेल्स में समझेंगे। इसके आयाम बहुआयामी रूप हैं। कौन कौन से हैं देखो। वैश्वीकरण एक एकांगी नहीं बल्कि बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके प्रमुख आयाम है आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। इन सभी आयामों का प्रभाव राज्य पर भी पड़ा है, समाज पर भी, व्यक्तियों पर भी, और ये सब पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे और आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके अब हम समझेंगे। और सबसे पहले आर्थिक वैश्वीकरण। आर्थिक वैश्वीकरण का क्या मतलब है? आर्थिक वैश्वीकरण का मतलब है कि जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, पूंजी और तकनीकी का देशों के बीच मुक्त प्रवाह हुआ है। यानी कि बहुत आजादी के साथ एक दूसरे देशों में ये आदान प्रदान की जाती हैं, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीक और निवेश का। इसमें मुक्त व्यापार, विदेशी निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनी की बढ़ती हुई भूमिका, MNCs की बात हो रही है यहाँ पे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। आर्थिक वैश्वीकरण के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि आज अगर आपको अमेरिका की कोई वस्तु मंगानी है, कोई आपको अमेरिका का कोई सामान पसंद आया है, कोई आप लेना चाहते हो, आप इजीली यहाँ इंडिया में बैठे बैठे ले सकते हो। किसी भी कंट्रीज का आप ले सकते हो, सेवाएं आप ले सकते हो। अगर आपको कुछ अपना हेल्थ चेकअप कराना है या किसी भी तरह की कोई भी आपको सर्विस लेनी है अमेरिका जाके, तो आप अमेरिका में जा सकते हो, चाइना में जा सकते हो, मतलब वर्ल्ड की किसी भी कंट्रीज में जा सकते हो। ऐसा आसान हो गया, बहुत ज़्यादा टफ ये रहा नहीं है। तकनीकी के क्षेत्र में देखें, हम बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम अदर कंट्रीज के यूज़ कर पा रहे हैं, और अदर कंट्रीज भी हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर पा रही है। तो ये निवेश, लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग प्रोडक्ट पर। व्यापार बढ़ा है। आज कई MNCs, कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो इंडिया में आकर अपने सामान को बेच पा रही हैं। ये वैश्वीकरण का ही एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। आज कोई भी देश पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं रहा है। हर देश किसी न किसी रूप से, किसी न किसी के देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। जैसे कि देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, एक से अधिक देशों में उत्पादन और व्यापार करती हैं। कई कई देशों में एक एक कंपनी आपको दिखेंगी। नेस्कैफे है, मैकडॉनल्ड्स है, एप्पल है,
आईफोन जो आपको मिलेंगे हर देशों में अलग अलग। तो ये एमएनसीज हैं, ये कई कई देशों में अपने उत्पादन भी करती हैं और अपने प्रोडक्ट को मतलब अपने कंट्रीज में बना के और दूसरे कंट्रीज में बेचती भी हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो एक से ज्यादा देशों में उत्पादन भी करती हैं और व्यापार भी करती हैं। इन कंपनियों ने वैश्विक उत्पाद व्यवस्था को जन्म दिया है। यानी कि अगर आज किसी देश में मान लो क्या बताऊं, जैसे मान लो आज किसी देश में कई देश ऐसे हैं जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, अंडर डेवलपमेंट में चल रहे हैं। उनके पास मान लो आईपैड नहीं है और उनके पास अभी उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां नहीं है जो, छोड़ो इसके एग्जाम्पल को, छोड़ो सबसे अच्छे एग्जाम्पल पे आते हैं। यूट्यूब है, गूगल है, ये सारी जो गूगल है, ये जो ऐप है, ये जो सारी चीजें हैं, ये अभी भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इनको नहीं बना सकती हैं। आज कई देशों के पास अपना खुद का ऐप नहीं है, बल्कि यूपीआई भी नहीं है खुद का। तो ये एमएनसीज के द्वारा ये चीजें पॉसिबल हो पाई हैं कि एक देश इसको बना रहा है, डेवलप कर रहा है और बाकी की जो कंट्रीज है वो इससे लाभान्वित हो रही है, इससे प्रॉफिट हो रहा है उनको और इससे वो अपने देश का विकास कर पा रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स, नेस्कैफे, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हल्दीराम्स हैं, जिसके प्रोडक्ट आपको अदर कंट्रीज में भी देखने को मिलेंगे। तो ये एमएनसीज है जो अपने प्रोडक्ट को एक देश में बनाकर कई देशों में बेचती हैं। राजनीतिक वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है? राजनीतिक वैश्वीकरण के अंतर्गत आती हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि आईएमएफ, संधियां, वैश्विक नियम जो विश्व स्तर पे जो नियम लिए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं में आपका WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक, ये सब राजनीतिक वैश्वीकरण है। यानी कि कई मुद्दे ऐसे हैं जो एक देश अकेले नहीं सॉल्व कर सकता, तो उसको वैश्विक स्तर पर उस मुद्दों को उठाया जाता है और फिर उस मुद्दों को सॉल्व किया जाता है, जहां पर बहुत सारे देश एक साथ इकट्ठे होकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। ये राजनीतिक वैश्वीकरण है। राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करते हैं, ये राष्ट्र की नीतियों को प्रभावित करते हैं। अगर कुछ ऐसा फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई हैं जो पर्यावरण को, मतलब इंडिया को तो कोई दिक्कत नहीं है, उस मतलब इंडिया को छोड़ो, समझो अगर इंडिया ने मान लो कोई ऐसा मतलब नियम लेकर आए हैं जिससे कई हजार कई करोड़ पेड़ काट दिए, तो इससे पर्यावरण को इफेक्ट हुआ। या कोई ऐसी मिसाइल बना दी जो बाकी देश नहीं चाहते कि इंडिया बनाए, तो उसके ऊपर उस पर रोक लगाने के लिए, उस पर बात करने के लिए सारी कंट्रीज इकट्ठी होंगी और फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ ये जो इंडिया ने कदम उठाया है ये सही है या नहीं। तो इस तरीके से राजनीतिक वैश्वीकरण होता है। इससे राष्ट्र की जो संप्रभुता है वो समाप्त नहीं हुई है, लेकिन स्वायत्ता पहले जैसी नहीं रही है। यानी कि एक राज्य जो संप्रभु हुआ करता था, अपने देश के फैसले, अपने देश के हक के लिए कोई चीज उसको अच्छी लगती थी वो इजीली कर पाता था, वो नहीं कर पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी करे तो कोई भी देश आके रोक दे। हर देश आके डायरेक्ट रोक भी नहीं सकता और आप कुछ भी कर भी नहीं सकते। समझ गए? चलिए, सांस्कृतिक वैश्वीकरण। अच्छा, पहले एक चीज देखो, राज्य की जो भूमिका है, अगर राजनीतिक वैश्वीकरण की बात करें, राज्य की जो भूमिका है ये पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है, लेकिन उसकी भूमिका में परिवर्तन देखने को जरूर मिला है। ठीक है, ये लाइन लिख देना, आपके नंबर बढ़ने के चांसेस पूरे हो जाएंगे। ठीक, चलिए,
सांस्कृतिक वैश्वीकरण क्या होता है? सांस्कृतिक वैश्वीकरण के माध्यम से हमारी जीवन शैली, खान पान, संगति, मनोरंजन और मूल्य का वैश्विक प्रसार बढ़ा है। जीवन शैली, धोती कुर्ता छोड़ के जींस पैंट पर आ गए हैं इजिली। खान पान, मैगी, पिज्जा, बर्गर, चिप्स और मतलब ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। हमने अदर कंट्री से इन चीज़ों को सीखा है। म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया हम लोग का। और मनोरंजन, सबसे पहले इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ों में चेंजेस आई हैं, फैशन में। और एक दूसरे से एक देश से दूसरे देश तक ये चीज़ें जो हैं बहुत आराम से, आसानी से पहुंच रही हैं। एक आया था जो कि इंडिया में बैन हो चुका है, टिकटॉक, जिसने बहुत ज़्यादा यूथ को प्रभावित किया था। ये सांस्कृतिक वैश्वीकरण पर इसने अटैक किया था। इससे क्या हुआ, एक और सांस्कृतिक समानता बढ़ी है और तो दूसरी स्थानीय संस्कृतियों के संरक्षण की चिंता भी उभरी है। यानी कि जो इंडिया का कल्चर था पहले, साड़ी पहनना, सलवार कमीज, धोती कुर्ता, उनके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हुई है। तो इससे क्या हुआ है, जो सांस्कृतिक संरक्षण है इसके ऊपर चिंता हुई है। आज का यूथ जो है वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगा है। शॉर्ट्स वर्ड्स, मैं नहीं कह रही कि गलत है या सही है, वो उसके लिए आप खुद मेच्योर हो, आप खुद समझते हो। बट ये चीज़ें से काफ़ी ज़्यादा जो है इसने प्रभाव किया है, प्रभाव डाला है अपना। दूसरी बात, समानता भी बढ़ी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के ही बात करें, अदर कंट्रीज में वहाँ पर भी कल्चर का इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है कि वहाँ पर आपने देखा होगा कई लोग साड़ी पहन के घूमते हैं। तो मतलब आदान प्रदान हो गया, संस्कृति का भी आदान प्रदान हो गया। कुछ संस्कृतियां समान होती जा रही हैं और वहीं दूसरी ओर स्थानीय संस्कृतियों के संरक्षण की जो है उसकी चिंता भी बढ़ रही है। ठीक है, बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे। अब उससे पहले देखो, ये चैप्टर में ना हर पॉइंट्स में कुल मिला के एक ही बात हो रही है, चीज़ों का, वस्तुओं का, संस्कृति का आदान प्रदान। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा पढ़ने को भी है और देखा जाए तो बहुत कुछ पढ़ने को है भी नहीं। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है स्पेशल इस चैप्टर के लिए, जिसमें आपको सीबीएसई बोर्ड में जो भी संभावित प्रश्न लगते हैं इस चैप्टर में, वो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स, यहाँ तक ऐसा रीजन जो कि नया पैटर्न सीबीएसई ने फॉलो किया है, उससे उसके ऊपर किस टाइप की इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी सारे क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में लाके दे दूंगी, आप देखना। और ये मैं आपको अपनी तरफ से 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ, उन क्वेश्चन से बाहर सवाल बन ही नहीं सकता इस चैप्टर से। ये मेरी तरफ से आपकी जो है ना श्योरिटी है, और आप इस चीज को लिख के ले लो। आप वो शॉर्ट वीडियो को देखना जिसमें ऑलमोस्ट 20 to 21 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, हर टाइप का, मतलब सारे सब मिलेंगे आपको। और 100% श्योरिटी, इससे बाहर कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से बन ही नहीं सकता। तो इस वीडियो को जरूर देखना। अगर आपको इस चैप्टर में से एक नए क्वेश्चन तो 100% आएगा, 1 क्वेश्चन डेफिनेटली, पक्का, फॉर श्योर। हर बार आता है, इस बार भी आएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखना। आपका जो ये चैप्टर है वो आपको पूरे नंबर दे के जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसके गति देने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? सूचना और संचार तकनीकी विकास, गूगल है और इंस्टाग्राम है, ट्विटर है,
और ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारी ऐसी मतलब और भी बहुत सारी जैसे इंटरनेशनल न्यूज़ हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं, गति देते हैं। सूचना और संचार तकनीकी विकास है, तेज और सस्ता परिवहन, अब आसान हो गया है अदर देशों में ट्रैवल करना। पहले बहुत मुश्किल होता था, ये पासपोर्ट, वीज़ा ये बहुत इजीली नहीं मिलते थे, इनके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे। पहले लोग को सोचना पड़ता था कि भाई कौन इन झंझटों में पड़े ना पड़े। पहले बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत रिच अमीर लोग, वो भी अपने बिजनेस मीटिंग के लिए, स्टडीज के लिए जाया करते थे। हर किसी के लिए जाना आसान नहीं हो पाता था। अभी क्या है, लोग घूमने के लिए जाते हैं। आप देखना जो इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर्स हैं, वो मतलब ज्यादातर यूट्यूब आपको बाहर नजर आएंगे विदेशों में घूमते हुए। अब आसान हो चुका है, पहले से परिवहन सस्ता हो गया है, तेज भी हो गया है, बहुत आसान हो चुका है। तो इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। वैश्विक बाजार का विस्तार हुआ है। आज आप बहुत इजीली कोई भी मतलब, अब देखो इतना आसान हो चुका है। अगर आप इंडिया में बैठे अगर आपने कोई चीज अदर कंट्रीज में आप मतलब परचेज कर सकते हो, वहां से आप पार्सल मंगा भी सकते हो। मतलब इस लेवल तक का जो है वैश्विक बाजार का जो है विस्तार हो चुका है। पहले इंडिया से ही कोई चीज पार्सल कराने में बहुत दिक्कत हो जाती थी। अगर आप यहाँ मतलब दिल्ली में बैठे हो और अगर आपको गोवा से कुछ मंगाना है, आपको अदर किसी भी स्टेट से मंगाना है, तो बहुत दिक्कत हो जाती थी पार्सल आने में। अभी आप बाहर से मंगा सकते हो, आउट ऑफ इंडिया से पार्सल आना इजी हो चुका है। ठीक है, और इसी वजह से जो इसने आपस में जुड़ी अर्थव्यवस्थाओं को बदल दिया है। जो अर्थव्यवस्थाएं थी उससे काफी ज्यादा बदली है, और जो इसने दुनिया को ना एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब ला दिया है। जो दुनिया एक दूसरे के करीब आ चुकी है। और वैश्वीकरण और राज्य की भूमिका, देखो इसने राज्य की भूमिका को समाप्त नहीं किया है, नहीं कर सकता। राज्य जो है अब भी नीतियां बनाती हैं, है ना। इससे ऐसा नहीं है कि हमारे देश की जो नीतियां हैं वो कोई और देश आके बना देगा, ऐसा नहीं है। हमारे देश की जो गवर्नमेंट है और जो हमारे स्टेट की जो गवर्नमेंट है, हमारा जो राज्य है, वही हमारे लिए नीतियां बनाता है, कानूनों को लागू करता है। और जितने भी हमारे कल्याणकारी कार्य हैं ये सब राज्य करता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई कमेटी आके बैठ गई और हमारा जो राज्य है उसकी नीतियां वही बनाएगी। नहीं, हम अपनी नीतियां खुद बनाते हैं। मतलब हर राज्य, ऐसा नहीं कि इंडिया की बात हो रही है, जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं सबके जो स्टेट है वो अपनी नीतियां खुद बनाते हैं, लेकिन उनको मतलब दोबारा से परिभाषित कर दिया गया है। अच्छा, नीतियां बनाना, विनियमन करना सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट। अब इसके फायदे क्या हुए और लाभ क्या हुए, तो देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके समर्थन में हैं, जो इसके लाभ गिनवाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके आलोचक हैं, जो इसके हानियां भी गिनवाते हैं। लाभ और हानि भी लिख लो, फायदे और नुकसान। तो सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। इससे आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास होता है क्योंकि आज अगर इंडिया का कोई प्रोडक्ट है और उसको खरीदने वाले सपोज 40,000 लोग हैं, अगर वही प्रोडक्ट अदर कंट्रीज में जब जाता है, आगे 10 देशों में जा रहा है, 20 देशों में जा रहा है, तो सोचो उसके जो कस्टमर है वो कितने हुए। 40,000 थे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे भाई, 40 लाख हो जाएंगे, कितने भी ज्यादा कस्टमर हो सकते हैं। इससे आर्थिक विकास होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उस कंपनी का विकास होता है, नहीं, पूरे देश का विकास होता है। अगर कोई, क्योंकि जब आप अपनी चीजें अदर कंट्रीज में बेचते हो तो जो बाहर के देशों का पैसा है वो अपने देश में आता है। तो इस तरीके से आर्थिक विकास होता है। व्यक्ति का भी, व्यक्ति और पूरी कंपनी का, देश का भी। ठीक, तो इससे आर्थिक विकास होता है। तकनीक की जो है तकनीकी में प्रकृति लाता है। अगर जैसे
कई देश ऐसे हैं जो अभी, अगर जैसे देखा जाए, जो अभी कीपैड बना पाते हैं, वो स्मार्टफोन नहीं बना पाते, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं, ऐसी तकनीकी नहीं है, नहीं बना पाते, तो अदर कंट्रीज से उस टाइप की चीज़ें लेते हैं। और देखा जाए तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो मेट्रो है, इंडिया मेट्रो नहीं बना पा रही थी, तो हमने अदर कंट्रीज से वो चीज़ें ली और अभी मतलब कह सकते हैं कि हमने उन चीज़ों से उन तकनीक को लिया। काफ़ी इंडिया जो है वो मेट्रो का पैसा उसकी ऑनर को दे रही थी। अभी खुद की शायद मेट्रो हो गई है, एक बार डिटेल्स में मैंने देखा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से तकनीकी का जो है हम यूज़ करते हैं। ये रोजगार के अवसर देता है। आज बहुत सारे मतलब देश के युवाएं हैं जो एक दूसरे के देशों में जाके काम कर रहे हैं। आपको इंडिया के कई सारे यूथ मिलेंगे आपको अलग अलग कंट्रीज में वर्क करते हुए। तो ये आपको रोजगार के अवसर प्रदान करता है। आपको आपके लिए पढ़ाई करना आसान हो गया है। बहुत सारे बच्चे विदेशों में जाके पढ़ पाते हैं। ये वैश्वीकरण का ही बहुत बड़ा फायदा है, जिससे कि अदर देशों में जाके पढ़ाई करना, हाई लेवल की स्टडी करना आसान हो गया है। और तो और अच्छी चीज़ें जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर मुझे इससे बेटर मिल पाएंगी, आप बाहर बेटर ले सकते हो सुविधाएं। तो तकनीकी का भी प्रसार होता है और आपको कस्टमर मिल जाते हैं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और देशों के बीच सहयोग बढ़ता है। जितने मतलब आजकल क्या है कि किसी देशों के साथ अगर सीमा पे कोई तनाव चल रहा है ना, सीमा को लेकर अगर कोई बहस चल रही है ना, तो आज ये जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है ना, इसकी वजह से जो है ना तनाव को कम करना पड़ता है। नहीं तो जैसे ही सीमा पे कोई अनबन हुई, सबसे पहले भाई फला देश का बाइकाट कर दो, उस देश का बाइकाट कर दो। इससे क्या हो जाता है भाई, कंपनियों का लॉस होने लग जाता है, देशों का लॉस हो जाता है। उनका जो आर्थिक जो सिस्टम है ना, वो पूरा गड़बड़ा जाता है, पूरा बिखर जाता है। तो इसी के लिए देश नहीं चाहते कि वो एक दूसरे से लड़ें। कोशिश करते हैं कि जितना हो सके संबंध को बना के चले, एक दूसरे के साथ राय बना के चले, एक दूसरे का सहयोग करके चलें, क्योंकि सहयोग करने से दोनों का ही फायदा है, किसी का भी लॉस नहीं है। अब बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या है। देखो, हर चीज़ का फायदा नुकसान होता है। आर्थिक असमानता बढ़ गई है, कोई देश बहुत अमीर हो गया है, कुछ गरीब हो गए हैं। दूसरी बात, गरीब और कमज़ोर वर्गों का थोड़ा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इससे देश में जो है ना असमानता बढ़ जाती है। जो अमीर है, जो ऑलरेडी इंडिया में, मान लो एग्जांपल दे रही हूँ, अगर कोई ऑलरेडी इंडिया में अच्छी सुविधा ले रहा है, अच्छी स्टडी कर पा रहा है, अब वो विदेश जाके और अच्छी स्टडी करके आ जाता है, तो जो गरीब है वो तो बेचारे गरीब रह जाते हैं और अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। मतलब स्टडी में भी बहुत आगे बढ़ जाता है, पैसों में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, और गरीब बेचारा गरीब हो जाता है क्योंकि उसको नॉर्मल फैसिलिटी भी नहीं मिल पा रही है। तो इस तरीके से हो जाता है। और स्थानीय उद्योग और संस्कृति पर भी दबाव डालता है। कुछ छोटे छोटे उद्योग हैं बेचारे, जो बेचारे दब गए हैं। जैसे इंडिया की कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपको, सपोज अगर आपके पास कोई टॉय है, कोई खिलौना है, आप जो इंडिया की कंपनी है वो उसको बहुत अगर सस्ता भी बेच रही है, बहुत किफ़ायती बेच रही है, तो भी उसको कम प्रॉफिट हो रहा है। जबकि चाइना की जो कंपनी है, कुछ जैसे भी चाइना जो है बहुत सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करा देता है, तो कुछ चाइना की जो कंपनियां हैं वही सेम चीज़ सस्ते में प्रोवाइड करा देती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा यूथ है, बहुत कंपनियां हैं, वो डेवलप कंट्री है, तो उसके लिए वो चीज़ वो सस्ते में बेच के भी प्रॉफिट है। लेकिन जो इंडिया की कंपनी है वो चीज़ें नॉर्मल बेच कर भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो उस टाइप की जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो टूट गई हैं, बिखर गई हैं, उनका लॉस हो गया। समझ रहे हो? ऐसा सिर्फ खिलौने नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे, हर चीज़ मोबाइल फ़ोन से लेके सर्दियों का मौसम है, जैसे हीटर हो गए, स्पीकर, पंखे, मतलब एसी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। पंखे, एसी तो खैर ज़्यादा बड़ी चीज़ बोल दी मैंने, बट ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे लॉस हुआ है।
और अगर सांस्कृतिक लॉस देखा जाए तो भैया कल्चर ही पूरा चेंज हो गया है, खाना पीना पूरा बदल गया है, पहनना ओढ़ना पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, गाने सुनना, डांस करना, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सच में बहुत ज़्यादा खराब हुई हैं। मतलब कुछ आप देखोगे कुछ लोगों को, अब मैं वो एग्जाम्पल भी नहीं दे पाऊंगी यहाँ पे, छोड़ो। चलो भारत और वैश्वीकरण की बात करते हैं। भारत में 1991 के बाद उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से एकीकरण बढ़ा, लेकिन इसका प्रभाव मिला जुला रहा है बहुत ज़्यादा। भारत जल्दी भी देखने को मिलेंगे आगे, भारत में प्रभाव आगे देखने को मिलेंगे। फिलहाल थोड़े बहुत जो है ना झांकियाँ देखने को मिलती हैं वैश्वीकरण की, अभी पूरी तरीके से वैश्वीकरण इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा, अभी आने वाले टाइम में मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा। भारत का विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ाव बढ़ा है और भारत की अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण के से सुधरी भी है काफ़ी हद तक। विकास की गति तेज हुई है, चाहे आप बाहर से अपने, जैसे अगर आज आप देखोगे इंडिया की जो मतलब अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं जिनके अंदर बड़ी बड़ी मशीनें जो इंडिया नहीं बना सकता, वो वैश्वीकरण के थ्रू पॉसिबल हो पाई हैं कि बाहर से वो चीज़ें आई हैं। मेट्रो है और अच्छी अच्छी जो ट्रेनें हैं, वो वैश्वीकरण से जो है इंडिया का जो है विकास को गति मिली है, मतलब डेवलप बहुत अच्छे से हो पाया है। अर्थव्यवस्था भी भारत की अच्छी हुई है और विकास भी अच्छे से हो पाया है, असमानताएं भी सामने आई हैं, देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि वैश्वीकरण, देखो एक विवादास्पद प्रक्रिया, यानी कि इसके ऊपर विवाद होना कंपलसरी है। अभी तो ऊपर देखा ना आपने, कोई लाभ बता रहा है तो कोई हानि बता रहा है, तो वही बात है। वैश्वीकरण ने ये जो है ये पूरी तरह से लाभकारी भी नहीं कह सकते इसको, और हाँ, और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। मतलब नुकसान तो है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हाँ ये पूरी तरह से नुकसान है, नहीं, फ़ायदा भी है इसका, नुकसान भी है। हर चीज़ का एक अपना फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, फिर वो चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो। ये एक जटिल और विवादास्पद प्रक्रिया है, अवसर भी हैं और चुनौतियाँ भी हैं। तो भैया हर चीज़ का अपना एक फ़ायदा है, एक नुकसान है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही वाली बात है। और स्पेशली मैं इस चैप्टर की समरी लेकर आई हूँ, आप एक बार इस समरी को आराम से देख लो। पूरा चैप्टर मेरे ख्याल में पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक बार समरी देख लो जो इसकी समरी है। और सबसे 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 इम्पोर्टेंट आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखो, मतलब ये चीज़ ज़रूर देखो, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं आपको राय दे रही हूँ, आप एक बार ज़रूर से वो शॉर्ट वीडियो देखना, एक बार वो क्वेश्चंस देख लो। ये जो 20-21 जो क्वेश्चन है ना, इनफ है इस चैप्टर को समझने के लिए। और उन क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना ना आ रहा हो, कोई क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ आप इस क्वेश्चन को नहीं लिख पाओगे, आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका आंसर कैसे लिखते हैं और उस आंसर में क्या क्या लिख सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो, आप मुझे कमेंट करें। मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब